दोस्तों, विराट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 27 अक्टूबर को है और उसके बाद मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 2 से 2.5 महीना ही मिलेगा। हर बार ऐसा ही होता है कि प्रीलिम्स हो जाता है और उसके बाद मेंस में बहुत टाइम नहीं मिलता। तो अगर प्री की बहुत अच्छी तैयारी भी है आप सभी की और मेंस की तैयारी नहीं है, प्री निकल भी जाता है तो लड़खड़ा कर गिर जाएंगे मेंस से पहले। तो देखो, मेंस जो है इस पीसीएस और सिविल सर्विसेज का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट मेंस ही है। और मेंस में अच्छे स्टूडेंट्स को हवा नहीं लगती कि तैयारी कैसे करें। अगर आप प्रीलिम्स अपना इस बार दे रहे हैं, ये अगली बार आपका देने का 25 में आपका प्लान है, तो आप मेंस को टारगेट करके तैयारी करो। मैंने पहले भी इस विषय में आपसे बात करी थी कि आपका टारगेट हमेशा दोस्तों मेंस होना चाहिए। अगर मेंस के हिसाब से आप तैयारी नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो पढ़ना भी व्यर्थ है और तैयारी करना भी बेकार है। तो अब मेंस की तैयारी करें कैसे? देखो, मेंस की तैयारी के कई सारे पैटर्न हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप बहुत सारी, जैसे आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि पीडीएफ का ढेर लगा लो। आप पीडीएफ का ढेर लगा लो, इकट्ठा कर लो पीडीएफ, या बाज़ार से आप पोथा ले आओ नोट्स का और आप एक एक टॉपिक पर 20-20 पेज का, 25-25 पेज का नोट्स पढ़ लो। तो वो पीडीएफ ले आना या बाज़ार से पूरा का पूरा पोथा ले आना, पोथी ले आना, दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है। ये बेकार और फिजूल की एक्सरसाइज है, इससे कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली। मेंस की कुछ टेक्निक हैं जिससे मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना इस पूरे स्ट्रेटजी को और इस पूरे गेम प्लान को। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आप देखते होंगे जिनका हर बार मेंस निकलता है। तो आखिर वो चाबी कहाँ है मेंस की? देखो, ठीक है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़े होंगे जहाँ डेली आंसर राइटिंग चल रही होगी, लेकिन आप दोस्तों कितने आंसर लिख लोगे? मुझे एक बात बताइए, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो डेली 4-5 आंसर लिखवा रहे हैं, 2 आंसर लिखवा रहा है, तो एक सब्जेक्ट में जीएस फर्स्ट में आप कितने आंसर लिख सकते हो? जीएस 2 में तो अधिकांश जितने भी इस तरह के आंसर राइटिंग के प्रोग्राम्स हैं या मेंस की आंसर राइटिंग का जो एक सिस्टम चला हुआ है, उसमें आप 150-200 आंसर्स क्वेश्चंस लिख सकते हो। तो इससे तो बात नहीं बनेगी। देखो, जब तक 2000 क्वेश्चन, मिनिमम 2000 प्लस क्वेश्चंस आप नहीं लिखोगे, तब तक मेंस का आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा और जो पूरा सिलेबस है मेंस का वो आपके कवर में नहीं आएगा। तो मैं अब आपको ये समझाऊंगा आज आपको कि मेंस को आप कैसे तैयार करें और हम विराट आईएएस एकेडमी में हम कैसे तैयार कराते हैं, हमारे ऑफलाइन मॉड्यूल कैसे चलता है, तो आप उसको समझने की कोशिश करें। देखो, सबसे पहली चीज़ तो है सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों सिलेबस। आप सबसे पहले जिस भी पेपर की तैयारी आप करना चाहते हैं, जीएस का 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, या उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो 2 पेपर ऐड किए गए हैं, पेपर 5 और 6 चाहे वो भी हों, तो कोई भी हो, सबसे पहली चीज़ मेंस में है सिलेबस। और आप जब पिछले 8-10 साल के पेपर को एनालाइज करोगे यूपीएससी के और उत्तर प्रदेश पीसीएस के, तो सिलेबस के जो यूनिट्स हैं, यानी जैसे मैं फॉर एग्जांपल जीएस का ये सेकंड पेपर मेंस का सिलेबस है, तो ये जो इसकी यूनिट्स हैं, जैसे आप इसका यूनिट 1 देखो जीएस के सेकंड का, आप पॉज करके भी देख सकते हो। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ इंग्लिश वाले स्टूडेंट की सुविधा के लिए। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हिस्टोरिकल बेसिस, डेवलपमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूनिट है। सीधा क्वेश्चन इसी यूनिट के अंदर से उठाकर बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन बनाएगा कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हैं उनकी विवेचना कीजिए, यानी उनको इवेलुएट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बना देगा। और आपको लिखना होगा, आप जानते हो कि अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो 125 वर्ड में आप लिखोगे उसको, या आप 200 शब्दों में लिखोगे लॉन्ग क्वेश्चन को। और आईएएस की अगर बात करो तो आईएएस में शॉर्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर का 150 में और 15 नंबर का 250 शब्द में आपसे लिखवाता है। तो इस तरीके से ट्रेंड है पूछने का। और यूपी पीसीएस भी किसी भी मायने में अब यूपीएससी से कम सवाल नहीं पूछ रहा, उतना ही ट्विस्ट कर रहा है सवाल में, उतना ही घुमा रहा है सवाल को। तो यहाँ भी लेवल लगभग यूपीएससी का ही है। और एक चीज़ और है कि यूपीएससी के जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर, ये उनको भी पूछ रहा है, उनको एज इट इज़ ये रिपीट कर दे रहा है अपने एग्ज़ाम में।
तो सबसे पहली बात तो ये आप सीख लो कि ना तो पोथी इकट्ठा करने से कुछ होगा, ना दुनिया भर की PDF पढ़ने से कुछ होगा, और ना ही 100-150 क्वेश्चन लिखने से कुछ होगा। आप अपनी तैयारी को सिस्टमेटिक करिए, व्यवस्थित तरीके से आप कीजिए अपनी तैयारी को। जब आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करोगे तो उसमें सबसे पहला मील का पत्थर और जो आपकी बुनियाद होगी, जो नींव होगी, वो होगा आपका मेंस का सिलेबस। तो GS के सेकंड पेपर का ये पूरा सिलेबस है, जिसे हमने डिवाइड किया है 22 यूनिट्स में। और GS के सेकंड पेपर में आप जानते हो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, गवर्नेंस है और सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक हैं, और ये सारा सिलेबस बिखरा पड़ा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि तैयारी कैसे करनी है, इस सिलेबस को कैसे समेटना है। देखो, आप एक काम करो, आप इस सिलेबस को, मेंस का जो सिलेबस है, इसकी तैयारी आप दोस्तों क्वेश्चंस और आंसर्स के फॉर्मेट में करो। जो प्रश्न और उत्तर, आप संभावित प्रश्न बनाओ और आप ग्राउंड बनाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, चाहे वो UPSC के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश PCS के हों, और बिहार PCS के भी क्वेश्चन अच्छे होते हैं। आप 2 कमीशन को सेलेक्ट कर लो, UPSC को और UP PCS को, और इनका जितना प्रीवियस ईयर है, आप इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाओ और कुछ प्रीवियस ईयर में से आप सेलेक्ट करो। तो इस तरह से आप एक यूनिट, मान लीजिए यूनिट है, तो 30 से 35 क्वेश्चन एक यूनिट से बनेंगे। तो अगर ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन एक यूनिट से बनते हैं, तो इसमें 22 यूनिट हैं, तो लगभग हमारे 550-600 क्वेश्चन बन जाएंगे। 550 से 600 क्वेश्चन हमारे बनेंगे, और इनकी फ्रेमिंग करके रख लीजिए, इनका नोट्स बना लीजिए। आप क्या करिए कि GS के 4 पेपर है, 1, 2, 3, 4, तो GS 1 का एक अलग स्पाइरल बाइंडिंग बनाइए। सबसे पहले आप पहले पन्ने पर सिलेबस लिखिए अपने हाथ से। जब आप अपने हाथ से सिलेबस लिखोगे तो सिलेबस आपके रट जाएगा, याद हो जाएगा आपके, आप उसे बार बार पढ़ो। तो जब सिलेबस याद हो जाएगा तो आपको पता रहेगा कि कौन सा यूनिट में कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, और फिर हर एक चैप्टर से जितने भी संभावित क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आप बना लीजिए और उनकी फ्रेमिंग कर लीजिए। चाहे आप फुल आंसर मत लिखिए, पूरा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन पूरा लिख लीजिए, और उस क्वेश्चन में आप केवल इतना डाल लीजिए कि मैं इंट्रो में ये लिखूंगा, मेन बॉडी में मुझे ये पॉइंट डालने हैं, कंक्लूजन में मुझे ये डालना है, या आप उसे डायग्रामेटिक रूप में भी आप उसका आंसर बना सकते हैं। तो इस तरह से एक चार्ट फॉर्मेट में आप संभावित क्वेश्चन और उसका आंसर बना सकते हैं। जैसे देखो, ये पहली यूनिट है, हमने कोशिश की है कुछ प्रीवियस ईयर और कुछ अपनी तरफ से प्रोबेबल क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं। आप यहाँ देखिए मेरे साथ, ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं। तो यूनिट 1 में जैसे भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका हिस्टोरिकल बेसिस और उसका एवोल्यूशन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। तो देखो, इससे क्या संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रस्तावना से, उद्देशिका से। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि संविधान की उद्देशिका, उसका आधारभूत लक्षण यानी बेसिक स्ट्रक्चर, वो और मानव गरिमा की वृद्धि का प्रतिज्ञान करती है। यानी जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर भी उसी से निकलता है और वो ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट भी करता है। तो ये क्वेश्चन है। अब आप इसकी फ्रेमिंग कर लोगे तो आपका ये वाला टॉपिक, ये वाला जो यूनिट है, ये कवर हो जाएगा। इसी तरह और क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है? बन सकता है जो इंडियन डेमोक्रेसी है, उसकी जो फिलॉसफी है वो प्रियम्बल के अंदर शामिल है, इसको एक्सप्लेन करा रहा है, इसकी व्याख्या करा रहा है। तो देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसका हिस्टोरिकल जो बेसिस और डेवलपमेंट है, वहाँ से क्या संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रियम्बल तो वैसे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो प्रियम्बल से इस तरह से क्वेश्चन पूछा है कमीशन ने इससे पहले। इसके अलावा जो एवोल्यूशन है, विकास, सबसे बड़ा रोल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1935 के एक्ट का है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसी ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल करैक्टर की बुनियाद डाली थी। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। इसी प्रकार से आप देखो कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म संविधान की विशेषताओं से क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, संविधान के कुछ फेडरल फीचर हैं, कुछ संविधान के यूनिटरी फीचर हैं। तो फेडरल फीचर में जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसके अलावा बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो यहाँ से सवाल क्या क्या बन सकते हैं, विशेषताओं से सारे प्रोबेबल टॉपिक आप सेलेक्ट कर लो और आप उन पर फ्रेमिंग कर लो। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर क्वेश्चन पूछ लिया। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं?
तो जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है, इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन, संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं, तो विशेषता क्या है भारत का संविधान? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी ना तो कंप्लीट, यानी हमने ना तो ब्रिटेन का मॉडल चुना था डेमोक्रेसी का, ना हमने पूरी तरह अमेरिका का। अमेरिका ने अपने आप को रिपब्लिक बनाया, ब्रिटेन ने अपने आप को डेमोक्रेसी बनाया, और इंडिया ने इन दोनों के बीच का रास्ता चुना। इंडिया ने अपने प्रियम्बल में लिखा कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, हम लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। तो दोस्तों इस आधार पर ऐसे क्वेश्चन बनेगा, लोकतंत्र की कार्यप्रणाली का आप एनालिसिस करेंगे। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? अब देखो, इसने कहा संशोधन, अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं जिनके बिना तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना ही अधूरा है, जैसे 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन और 101वें से लेकर 105वां संविधान संशोधन, इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट वाले अमेंडमेंट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आप देख लो 74वें संविधान संशोधन, यानी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये भी एक इम्पॉर्टेंट संशोधन था जिस पर भारत में काफ़ी ज़्यादा विरोध भी हुआ, इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, तो काफ़ी चर्चित रहा ये भी साल 2 साल पहले। ये क्वेश्चन बनता है। और संशोधन से क्या बन सकता है? संशोधन करने की संसद की शक्ति से क्वेश्चन बन सकता है, संसद किस तरह से संशोधन करेगी, संशोधन कितने टाइप का है, आर्टिकल 368 किस तरह से संशोधन करेगा। तो आप कहने का मेरा मतलब है कि इस पहले यूनिट को ध्यान में रखते हुए, इसको दृष्टिगत रखते हुए दोस्तों, आप जितने भी संभावित डायमेंशन बना सकते हैं क्वेश्चन की, वो सारी बनाइए, और ये आपको न केवल मेंस में काम देगा बल्कि प्रीलिम्स में भी आपके ये फैक्ट काम आएंगे। तो अमेंडमेंट, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, यानी जिस जिस तरह से जो भी संसद के अंदर काम होता है सब कुछ आप देख लो। अमेंडमेंट किस तरीके से कौन सा हो सकता है वो भी आप इसमें देख लो। और इस यूनिट से क्या क्वेश्चन बनेगा? तो मैंने ये कोशिश की है हमारी टीम ने कि हम इस यूनिट 1 GS2 मेंस के जितने भी प्रोबेबल डायमेंशन या संभावित डायमेंशन बन सकती हैं उनको आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आपको ये रियलाइजेशन हो कि किस तरह से मेंस की तैयारी होती है सिस्टमेटिक तरीके से, और किस तरह से मेंस को पार लगाए, मेंस का बेड़ा पार होता है किस तरीके से। तो आप ये देखो कि अमेंडमेंट से क्या क्वेश्चन बना। मैंने बताया था कि 101 से लेकर 105वां, 44वां, 42वां, CA 2019 है ना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं। और आप देख लीजिए, ये 42वें संशोधन की बात हो गई, ये 44वें संशोधन का क्वेश्चन बन जाएगा। आर्टिकल 368 के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि 368 क्या है, ये कैसे काम करता है। फिर वो कह रहा है कि जो भारत का संविधान है उसमें सकारात्मक जो निर्देश हैं वो देश में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एक चार्टर बनाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करिए, तो ये एक डायमेंशन बनेगी। इसके अलावा संविधान का प्रियम्बल, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल बेसिस है, ये तो इसका ऐतिहासिक आधार इसका संविधान की विशेषताओं में आता है, तो प्रियम्बल। और वो पूछ रहा है कि उसमें जो फ्रेटर्निटी है, जो बंधुता शब्द है, वो पूछ रहा है। एक क्वेश्चन ये भी आया था एक बार यूपीएससी में। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप यूपीएससी को बेस बनाओगे, उसके जो प्रीवियस ईयर है ना आप उन्हें देखोगे, और उनको देख करके, और यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर देख लोगे 2018 से लेकर अब तक, और उस इन मेंस के क्वेश्चन को देखकर आप यूनिट वाइज क्वेश्चन और डायमेंशन बनाने की कोशिश करोगे, और फिर उनका फॉर्मेटिंग या उनका एक चार्ट बना लोगे। तो प्रियम्बल से वो पूछ रहा है कि उसमें बंधुता को बताइए। संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 के बारे में डिटेल पूछ रहा है। और क्या पूछ सकता है? देखिए प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और थीम प्रीवियस ईयर रहेगी। तो इस तरीके से आर्टिकल 19 ये डायमेंशन बनेगी। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में पूछ रहा है कि शेड्यूल में है। जीवन के अधिकार आर्टिकल 21 के बारे में पूछ रहा है, पूछ सकता है। आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक राइट टू लाइफ है, समानता का मूल अधिकार है, इक्वालिटी का, राइट टू लाइफ नहीं, ये इंग्लिश में गलत हो गया, इसे आप राइट टू इक्वालिटी समझें, राइट टू इक्वालिटी। फिर वो कह रहा है कि कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से देश में डीपीएसपी में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है आर्टिकल 44 वो लागू नहीं हो पा रहा। ये क्वेश्चन पूछ लिया है।
फिर आर्टिकल 19 फर्स्ट ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक डायमेंशन ये बन सकती है। आर्टिकल 21 भी सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, ये डायमेंशन बन सकती है। डीपीएसपी की एक डायमेंशन बन सकती है। और संविधान में जो राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19, वो डायमेंशन है। फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में क्या फ़र्क है, ये एक डायमेंशन बन सकती है। संविधान का जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस किस तरह से डेवलप हुआ, सारे केसेस बता देंगे हम। गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद, केशवानंद भारती, LIC ऑफ इंडिया, बेरूबारी, सारे केस बताते चले जाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर से देखो कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है। तो इस देखो प्रीवियस ईयर करने से क्या होगा कि हम थीम पकड़ लेंगे कि किस थीम से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेसी, पुट्टुस्वामी केस के जजमेंट में, उसकी बैकग्राउंड में। जुडिशियल रिव्यू, ये डायमेंशन बनती है। क्लीन एनवायरनमेंट का राइट, ये डायमेंशन बनती है फंडामेंटल राइट से। फिर बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, देखिए। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पार्लियामेंट की पावर, इस पर क्वेश्चन है। तो कहने का दोस्तों मेरा अर्थ ये है कि अगर आप ये जो सिलेबस की यूनिट्स हैं हमारी, ये हमारी सिलेबस की यूनिट है, तो अगर आप मेंस की तैयारी करोगे तो जितनी यूनिट हैं, हर यूनिट से जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं, यानी 25 से 30 क्वेश्चन हर यूनिट से बनेगा, आप उनको लिखिए। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खंगालिए और फिर उन कुछ क्वेश्चन, कुछ डायमेंशन अपनी तरफ से बनाइए सिलेबस के आधार पर, और फिर उसकी चार्ट की फॉर्मेटिंग की या डायग्राम के रूप में उसको अपनी एक स्पाइरल बाइंडिंग में उसको कवर कर लीजिए। और GS1 की एक फाइल बनाकर आप इस तरीके से सिलेबस वाइज उसको एक तरफ डाल दीजिए। तो जब 22 के 22 यूनिट आप इस तरीके से कर लोगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स, तो आपका 500, 550, 600 क्वेश्चन में ये पूरा GS का सेकंड पेपर आपका सिमट जाएगा। और आप ये बिलीव करिए कि आप जब मेंस लिखने जाएंगे तो आपका जो 20 क्वेश्चन मेंस से पूछेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो अजनबी हो, जो आपने कभी पढ़ा ना हो। वरना आप कितना ही पोथियाँ पढ़ते रहिए, कितने ही PDF के ढेर लगाए रहिए, उससे कुछ नहीं होगा, आपको निराशा हाथ लगेगी। और इस मेंस की तैयारी आप पहले करिए। आप प्रीलिम्स से कम 1.5-2 महीने पहले मेंस को पूरा ख़त्म करके, या कम से कम 80% मेंस की तैयारी करके रख लीजिए, फाइल बना के रख लीजिए। और प्री के बाद आप केवल रिवीजन करिए इन क्वेश्चंस का और उनके लिखे हुए अपने आंसर्स का। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। किसी दूसरे के नोट से पढ़ना कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, वो आपके काम कभी नहीं आने वाला, मेमोरी में आपकी वो कभी भी फिट नहीं होगा। तो हमारा विराट एकेडमी में तैयारी कराने का बिल्कुल यही अप्रोच है, बिल्कुल यही तरीका है। हम इसी तरह से 2000-2500 प्रश्न लिखवाते हैं, उनके आंसर फॉर्मेटिंग क्लास में कराते हैं GS के चारों पेपर्स की। ऑप्शनल की तैयारी भी दोस्तों इसी पैटर्न पर होती है। आप करना चाहते हैं तो मैंने ये रणनीति, ये स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की कि आप भी इसी तरीके से करने की कोशिश करें। कामयाबी का रास्ता इसी से जाएगा। और संडे का या वीक में कोई एक दिन ऐसा तय कर लें, सपोज़ आपने एक यूनिट पूरी की पूरी कवर कर ली, एक यूनिट से आपने 30 संभावित प्रश्न निकाल लिए, उनकी फॉर्मेटिंग कर ली। संडे में आप इसको लिखिए, संडे में आप आंसर राइटिंग करिए। बाकी दिन आप देखकर इधर उधर से अपने आंसर बनाइए, अच्छे सोर्सेज से, ऑथेंटिक मटेरियल से। कंटेंट अपना शानदार रखिए। कंटेंट में जितनी गहराई होगी ना, उतना आप कामयाबी के पास जाओगे, क्योंकि कंपटीशन तो टफेस्ट है। तो अपने कंटेंट को कभी भी हल्का मत रखना। कंटेंट यानी जो सोर्सेज आपके होने चाहिए वो मोर देन 2 सोर्सेज होने चाहिए। कम से कम 2-3 सोर्सेज से अपने आंसर को बनाओ और करंट का कंटेंट उसमें ज़रूर रखना। आप AI का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना आंसर बनाओ और संडे का दिन सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए रखो। रैंडमली इन 30 में से कोई भी क्वेश्चन लिखो और दोस्तों 6.5 मिनट का टाइम लगा के आप आंसर लिखने की कोशिश किया करिए। आप ये कोशिश कीजिए कि आपका आंसर 6.5 मिनट में हो जाए। तो बाकी और बहुत कुछ इसके अलावा भी है, जैसे मतलब अगर आप एक्स्ट्रा मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसकी भी टेक्निक है। कैसे लिखें, आपके पैराग्राफ कितने बड़े हों, डायग्राम का क्या रोल है, प्रेजेंटेशन कैसा है, तो ये सारी बातें हम करते हैं अपनी क्लास में। तो फ़िलहाल आज के मेरे इस सेशन का पर्पज़ यही था कि मैं आपके साथ शेयर करूं मेंस कैसे आप तैयार करो, क्योंकि एक बहुत बड़ी
स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की ऐसी है जो बड़ी डिस्टर्ब है, बड़ी डिप्रेशन में है, मेंस की तैयारी का रास्ता नहीं मिल रहा। प्रीलिम्स तो किसी न किसी तरह वो कर ले रहे हैं, हर बार निकल रहा है प्रीलिम्स, लेकिन मेंस का कोई रास्ता उन बच्चों को नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों आप इस तरह से मेंस की तैयारी करो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, मैंने आपको बता दिया, सिलेबस है। अपने हाथ से सिलेबस लिखिए, स्पाइरल बाइंडिंग बनाइए, 4 अलग अलग फाइलें जीएस की बनाइए, ऑप्शनल की फाइल। जिस दिन आप ये पहाड़ जैसा काम कर लोगे, आपका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम तभी क्वालिफाई होगा। अन्यथा देखिए भटकाव की तो कोई सीमा नहीं है, आप भटकते रहिए एक चैनल से दूसरे चैनल, तीसरे चैनल, है ना, तो उससे कोई हासिल नहीं होगा। तो होप कि आप मेरी बातों की गंभीरता को आज समझेंगे और इस तरीके से आप काम करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई संदेह आता है, तो आप हमारी जो एकेडमी है उसके काउंसलिंग डिपार्टमेंट में आकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, जिसका कोई शुल्क नहीं है। निःशुल्क हम सजेशन और गाइडेंस बच्चों को देते हैं। बस आप मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। तो थैंक यू दोस्तों, एंड जय हिंद।